ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जनरल साइंस, जो कि आमतौर पर सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है साइंस। ठीक है ना। मैं आपको कंप्लीट साइंस करवाने वाला हूँ, जो एलडीसी और वनरक्षपाल और जैसे अदर छोटे सामान्य साइंस आने वाले सभी टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। इन बायोलॉजी में हम आपको पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का मतलब यह होता है कि किसी जगह, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे हम कह सकते हैं कि जीव जंतु शेर है, कुछ भी वन्य जीव जंतु हैं। ठीक है ना। उन अजैविक घटकों के साथ जैसे कि अजैविक घटक जैसे पेड़ पौधे हैं, पानी है, हवा है, उनके साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी के अंदर दो भागों में बांट सकते हैं। पारिस्थितिकी के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है ना। हम अजैविक घटकों में सूर्य का प्रकाश, वायु, जल और मृदा को लाते हैं। ठीक है ना। और अजैविक घटकों में उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपमार्जक। उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर एंड उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, एंड अपमार्जक मतलब स्कैवेंजर भी कहते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपमार्जक। हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते देखते हुए साइंस के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पूरा और कंप्लीट नोट्स के लिए सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके। ठीक है। पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अजैविक घटक, प्रकाश। ठीक है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का एक प्रकार है जो सजीवों की आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है तथा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की उपस्थिति होने की पुष्टि करता है। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का वह स्रोत है जो कि आँखों में एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। जो मतलब जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है हमें केवल वही चीज़ दिखाई देती है। मतलब जिस चीज़ पर प्रकाश टकराता है उस चीज़ से जो टकरा कर रोशनी पड़ती है वो आँखों से वो हमें चीज़ दिखाई देती हैं। और ये ऐसा बात और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी पुष्टि न्यूटन ने की थी। ठीक है ना। और किसी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जैसे कि हम इसके लिए देख सकते हैं विब, VIBGYOR, विब की ओर। ठीक है ना। वी से वॉयलेट बैंगनी, आई से इंडिगो जामुनी और ब्लू नीला और ग्रीन हरा, येलो पीला और ऑरेंज और ऑरेंज नारंगी और रेड यानी लाल। ठीक है ना। इसके अंदर लाल रंग जैसे कि हम देख रहे हैं वी बैंगनी कलर क्या होता है, सबसे कमज़ोर होता है। कमज़ोर का मतलब है कि वो आसानी से बिखर जाता है। मतलब कि जैसे भी हम कोई दूर दराज या फिर कोई दूर से हम बैंगनी कलर टॉर्च चालू करते हैं तो बैंगनी का रंग क्या दूर तक नहीं दिखा देता। क्योंकि वो आते रास्ते में ही वो बिखर जाता है, कमज़ोर होता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार रेड कलर है। रेड कलर क्या होता है कि ये प्रबल रंग होता है। मतलब कि ये उसको दूर से है ना छोड़ेंगे ना या चालू करेंगे बताएंगे तो वो दूर तक इसका आसानी से ना विसर्जित नहीं होते हैं, विखंडित नहीं होते, मतलब फैलता नहीं और हमें आसानी से दूर से भी दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सारे रंग है ना लाल रंग के होते हैं। प्रकाश गति आगे बढ़ते हैं। प्रकाश गति का मापन रोमर द्वारा किया, मतलब कि प्रकाश की गति का मापन सर्वप्रथम रोमर द्वारा किया गया। ठीक है। प्रकाश की गति को मापने का यंत्र फोटोमीटर या लक्ष्यमीटर है। ठीक है। इसकी खोज फोटोमीटर या लक्ष्यमीटर की खोज सबसे पहले एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने की थी। प्रकाश तरंगे बिना किसी माध्यम से निर्वात में गति करते हैं, तो जिस प्रकाश का वेग होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। हेलो। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति जैसे देख सकते हैं दृश्य प्रकाश की आवृत्ति 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच होती है। दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसा प्रकाश जो हमें आंखों से देखे जा सकते हैं। मतलब कि प्रकाश की बहुत सारी आवृत्ति होती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। और दृश्य प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसको हम देख सकते हैं, उसकी आवृत्ति हमारे आंखों के
पहुंच के बराबर होती है, ठीक है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो है ना कोई प्रकाश की किरण है ना वो कितने देर तक है ना ऐसे राउंड लगाती है ना, वो जितनी ज़्यादा इससे फ्रीक्वेंसी होती है उसे कोई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच होती है। प्रकाश की गति जैसे कि बात करें, अब नेक्स्ट है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब प्रकाश है ना निर्वात का मतलब है जहाँ की वायु अनुपस्थित हो, वहाँ कोई माध्यम ना हो। जैसे ये निर्वात की स्थिति में अंतरिक्ष में मिलती है तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की गति 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, या फिर इसको 499 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक सूर्य के पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए या जिस चीज़ को भी आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको इस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में मतलब सूर्य के प्रकाश की किरण होती है ना, उसको चंद्रमा से टकरा कर चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में हमें 1.28 सेकंड का समय लगता है। और प्रकाश की अनुपस्थिति में पादपों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, जिसे हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस कहते हैं। मतलब यदि हमारी पृथ्वी से प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश गायब हो जाए तो पादों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इस रोग को हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति से पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं प्रकाश की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रकाश का पर इंपॉर्टेंस कह सकते हैं कि प्रकाश यदि उपस्थित ना हो तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसे हरिमहीनता रोग यानी क्लोरोसिस कहते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाता है, स्टार्च यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो उसके मुख्य भोजन का स्रोत होता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित क्रिया होती है, जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल के ये और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज यानी स्टार्च और ऑक्सीजन और H2 जल बनाता है, ठीक है ना। हम यहाँ बात करेंगे तो इसका मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, जिससे ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनका मुख्य भोजन ग्लूकोज होता है और ये O2 ये ऑक्सीजन होता है ना, ये इनका अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो ऑक्सीजन इनको कोई काम की नहीं होती है, तो ये वातावरण में एक्सेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। भारतीय पारिस्थितिकी जैसे कि हमने बताया था कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पारिस्थितिक क्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। तो इस पारिस्थितिकी के जनक मतलब कि पारिस्थितिकी को खोजने वाले भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है तथा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर द्वारा किया गया, ठीक है। पारिस्थितिकी की परिभाषा अर्नेस्ट हैकल और ओडम द्वारा दी जाती है, ठीक है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वोल्टेज रोजे ने किया था। जैव विविधता क्या होता है, तो हम बताएं कि जैसे मान लो कि कोई जंगल है, जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की जातियों का किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैसे कोई एरिया होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे गाय भेड़ बकरी, जिस उस क्षेत्र में जितने प्रकार के ना जाति विशेष के ना जंतु है पेड़ पौधे होंगे उसकी जैव विविधता उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसे कहते हैं जैव विविधता। और उस जैव विविधता शब्द वॉल्टर जे रोजे ने दिया। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हॉटस्पॉट का प्रयोग नॉर्मन मेयर ने किया था, ठीक है। और पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसनर ने किया था। पारितंत्र, ठीक है ना, ये पारितंत्र है। ये हॉटस्पॉट हम आगे वर्ड का डिस्कशन करेंगे। ये सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल जानकारी है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे नॉर्मल मेयर ने किया और पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसनर द्वारा किया गया। एलन के अनुसार शीत आवासीय जंतु सर्दी से बचने के लिए सतही क्षेत्रफल को कम करते हैं तथा उनके कान छोटे होते हैं। एलन एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि शीत आवासों में पाए जाने वाले जंतुओं के कान और उनकी
आकार होना छोटा होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले भालू हैं और कोई छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनका शरीर मुख्यतः उनका आकार छोटा होता है, और जिनका भी छोटा आकार होता है, जिनका भी आकार बड़ा होता है तो उनके ऊपर खाल, चर्बी और उनके कान छोटे होते। क्यों? जितना आकार उनका बड़ा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उनको सर्दी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, उतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए उनका आकार छोटा होता है। ठीक है। प्रकाश की अवधि के आधार पर पदप 3 प्रकार के होते हैं, SDP, LDP, NDP। इनका SDP का मतलब शॉर्ट डे प्लांट, मतलब कम अवधि वाले पादप, कम प्रकाश की अवधि वाले पादप, और लॉन्ग डे पादप मतलब दीर्घ अवधि वाले पादप, मतलब कि जिनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे पादप। ठीक है। नॉन न्यूट्रल डे प्लांट, उदासीन अवधि पादप, मतलब ऐसे पादप जिनको कुछ खास प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। वायु, नेक्स्ट बढ़ते हैं वायु। नेक्स्ट अगला फैक्टर है अजैविक घटकों में वायु गतिशील वायु को पवन कहते हैं। मतलब वायु दो प्रकार की होती है। एक तो वायु होती है जो हमेशा जो ना आंधी होती है, जो चलती रहती है, उसको वायु कहते हैं। ठीक, सॉरी, पवन कहते हैं। और एक जो ऊपर आसमान में होती हैं, जो स्थिर होती हैं, जो जैसे कि हम एटमॉस्फेयर से कुछ किलोमीटर ऊपर चले जाना तो हमें वहाँ पर क्या हवा मिलती है, वो स्थिर मिलती हैं, जो कि हिलती डुलती है, मतलब चलती नहीं है, तो इसको वायु कहते हैं। ठीक है ना। पवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पवनों का देश डेनमार्क है। मतलब ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ये एक ऐसा देश, डेनमार्क ऐसा देश है जहाँ के आपको मतलब के 24 मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर हर समय हवा चलती रहती है, इसलिए वहाँ पर पवनों का देश कहते हैं। पवनों का देश डेनमार्क कहलाता है। पवन चक्की में घूर्णन के लिए वायु की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर पर घंटा होती है या होनी चाहिए। जो जैसे कि हम देखते हैं कि रेगिस्तान क्षेत्र में जो पवन चक्की लगी होती है, उनको न्यूनतम रोटेशन यानी घूमने के लिए, न्यूनतम बिजली उत्पन्न करने के लिए उनकी न्यूनतम घूर्णन गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और वायु की गति मापने के लिए हम एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं, और वायु दबाव मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर की सबसे पहले खोज टोरिसेली द्वारा की गई। अधिक पवन तथा गति के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन में मलानी आ जाती है, मलानी छा जाती है। मलानी का मतलब होता है कि अधिक पवन चलने से, मतलब कि जैसे कोई किसी क्षेत्र में पानी ज़्यादा हवा चलती है ना, तो वहाँ पर क्या पेड़ पौधे हैं ना, तो पेड़ पौधे की पत्तियों पर क्या जल ऊपर ही रहता है, तो क्या ज़्यादा हवा होती है, तो जैसे देखते हैं ना कपड़े हवा में रखते हैं तो सूख जाते हैं, उसी प्रकार जब तेज़ हवा चलती हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों का पानी है ना, वह वाष्पोत्सर्जन दर के रूप में उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन दर अधिक हो जाती है, तो क्या पास पर मलानी छा जाती है, मतलब कि पीलापन मलानी सड़ने गलने लग जाती हैं। ठीक है ना, उसे कहते हैं मलानी। वायु में समताप स्थल वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन की परत से सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों की तीव्रता को नष्ट कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि वायुमंडल में के समताप मंडल में एक ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसके हम जानते हैं जिसको O3 से दर्शाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करती है, सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को नष्ट कर देती है, अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती हैं और हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं। ओजोन वैसे ओजोन O3 से दर्शाया जाता है, इसका रंग नीला होता है। ये जहरीली गैस है और ये वायुमंडल गैसों की और नेक्स्ट करते हैं वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.95% होता है और तथा नाइट्रोजन का 78.05% होता है। नेक्स्ट CO2 का हमारे वायुमंडल में प्रतिशत 0.03% होता है और भूपट्टी में इनका प्रतिशत CO2 का, भूपट्टी मतलब जमीन के अंदर भी CO2 का प्रतिशत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः ये पूछा जाता है कि भूपट्टी के अंदर CO2 का कितना होता है, तो 0.02% होता है। और आर्गन का 0.9% है। इनका क्रम पूछे तो बारे में सर्वाधिक कौन से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ना क्रम के अनुसार बच्चा ये सबसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हम ज़्यादातर क्या कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर CO2। ओके। नेक्स्ट अजैविक कारक है
जल यह पदार्थों की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम अवस्था करने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, AgI। क्या यह कृत्रिम अवस्था करना का मतलब क्या है? चाइना है ना, चाइना, तो हम देखते हैं चाइना में क्या होता है, वर्षा होती नहीं, तो वो क्या नहीं होती है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई बादल आते हैं तो उनको पता लगा जाता है कि बादल आने वाले, तो बादल आते तो वो क्या है, हेलीकॉप्टर लेके, ये सिल्वर आयोडाइड होता है ना, AgI, तो वह क्या हेलीकॉप्टर में लेकर भरकर वो है ना बादल के ऊपर चले जाते हैं और उन पर छिड़काव करते हैं। सस्ता मटेरियल भी होता है, और जैसे इन भारी बादलों पर इन AgI का छिड़काव करते हैं तो वर्षा होती है। यह एक बरसात होने का, सूखा रोकने का उपाय भी। भूमिगत कुल जल होलट कहलाता है। इसका मतलब यह है कि पादपों में हम बात करें, भूमिगत जल होलट कहलाता है, पादपों को जल प्राप्त जल कैसर कहलाता है, पादपों को अप्राप्त जल इकार्ड कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड, ये खास ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ होलट कैसर इकार्ड क्या होता है, ठीक है ना। दो मिनट चलो, जैसे कि ये पौधा है, प्लांट है, ठीक है ना, ये इसकी जड़ें, ये विभिन्न सतह, ठीक है ना। जैसे बरसात होती है, जैसे ही बारिश होती है, तो कुछ पानी क्या होता है कि मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, और ये पानी रिश्ता हुआ उन मृदा कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाता है। जो इस मृदा के अंदर जो पानी होता है, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसको होलार्ड कहते हैं, ठीक है ना। और जो पानी इन पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो जैसे ये एक लेयर है, ये भी लेयर है, ठीक है ना। एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक, वो हम आगे बताएंगे कौन सी लेयर होती है, ठीक है ना। जैसे ये पानी भूमि में चला जाता है, तो कुछ पानी यहाँ पर रहता है, कुछ पानी यहाँ पर रहता है, कुछ पानी यहाँ पर रहता है। तो जड़ें जहाँ तक होती है ना, तो वहाँ का पानी खींच लेते हैं। जिस पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं या फिर है ना खींचते हैं, तो उसे क्रेसार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेसार्ड। मतलब कि जो पेड़ पौधे पानी को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब प्राप्त जल, तो क्या कहलाता है? क्रेसार्ड कहलाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पेड़ पौधों द्वारा भूमि से प्राप्त जल क्या कहलाता है? क्रेसार्ड कहलाता है। और भूमि में उपस्थित जल होलार्ड कहलाता है। और जो ऐसा पानी जो है ना पेड़ पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? इकार्ड, ठीक है ना, इकार्ड। तो यही बताने की कोशिश कर रहे थे मैं। आगे बढ़ते हैं। पादपों की जड़ें विसर्जन द्वारा केशिका जल को खींचते हैं। मतलब पादपों की जड़ें विसर्जन द्वारा केशिका जलों को खींचते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि पादप की जड़ें होती है ना, वो भूमि से जो पानी होता है कैसे खींचते हैं? तो विसर्जन द्वारा पानी को खींचते हैं। तो विसर्जन, आपको पता है विसर्जन क्या होता है? विसर्जन का अर्थ यह होता है कि ना किसी भी पदार्थ या द्रव्य का अपनी उच्च सांद्रता से मतलब अधिक से कम की ओर जाना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ होती है ना, वो अधिक से कम की ओर जाती है, तो उसे विसरण कहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। और केशिका जल का प्रयोग केशिका जल को खींचते पेड़ पौधे के ना विसरण द्वारा, मतलब पानी जो जमीन के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो वह उस वहाँ से अपना ना पेड़ पौधों के ऊपर की ओर खींचते हैं, उसे ना विसरण द्वारा खींचते हैं। और जो ज़मीन के अंदर पानी होता है ना, विभिन्न प्रकार का जल होता है, तो उसमें से एक प्रकार का पानी का टाइप है केशिकात्मक जल, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे है ना, जो पानी से ज़मीन से जो पानी खींचते हैं, उसको केशिकात्मक जल भी कहते हैं, ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों में संसंजन या तनाववाद बल द्वारा पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। जाइलम, पेड़ पौधों के तनों या जड़ों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या होते हैं? जड़ से जाइलम और जड़ से जल, मतलब यह ऊतक जल का परिवहन जड़ों से पत्तियों की तरफ करते हैं तथा इनका एक दिशा गमन होता है। मतलब कि
पेड़ पौधों के अंदर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि जो जड़ों में पाया जाता है, यह क्या करता है, जो पानी मृदा में जो जल होता है तो उनको क्या खींचना और पत्ते तक पहुंचाता है। तो मतलब कि ये पत्तियों से वापस पानी आने नहीं देता और सिर्फ एक ही दिशा में, मतलब कि भूमि से पत्तियों तक पानी की ओर पानी जाने देता है, एक दिशा होता है, इसलिए एक दिशा प्रवाह होने देता है। और जबकि फ्लोएम का अर्थ होता है, फ्लोएम में ऐसा ऊतक होता है जो कि क्या होता है, धरती से मिनरल होता है, खनिज लवण, वो कि पत्तियों तक पहुँचाता है और पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को वापस जड़ों तक पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डबल डायरेक्शनल है, मतलब कि द्विदिशात्मक है। मतलब ये भोजन को एक तो ये धरती से जड़ों द्वारा धरती से पत्तियों तक मिनरल को पहुंचाता है और वापस मिनरल जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको वापस है ना जड़ों तक लाता है। तो इसे डबल डायरेक्शन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ी लाइट चली गई है तो लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात हम कल करेंगे, ओके।